नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवागत डीआईजी और एसपी ने संभाला पदभार, गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पुलिस ने किया खुलासा, सगी बुआ और उसका प्रेमी निकला मास्टरमाइंड। मऊगंज जिले में बिलौही जलप्रपात से बरामद हुई अज्ञात लाश और पिस्टल व कफ सिरप के जखीरे के साथ सिमरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया सजायाफ्ता मुजरिम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के नवागत एसपी व डीआईजी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर दोनों ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की। रीवा के नवागत एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। अपने स्वागत समारोह में उन्होंने नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी उपायों का उपयोग बढ़ाया जाएगा और पुलिस सामाजिक सहयोग को मजबूत करेगी। शैलेंद्र सिंह चौहान ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पे रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहां पे होने वाले लोगों की मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं और वहां पे लोगों के साथ और वहां पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहां पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित न हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। सबसे यातायात देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं तो अभी जैसे मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहां से ट्रैफिक आते हैं, छोटी गलियां हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बोटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम लग रहा है या कहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक स्तर से भी कुछ उसमें चेंज करने का रहता है, तो वो हम संबंधित विभाग से भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रयास करेंगे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर से बेहतर स्थापित। महिला अपराध भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा जी, जैसे महिला अपराध है या जो हमारा नाबालिग बच्चे बच्चियों से संबंधित अपराध होते हैं या फिर जो हमारे SC ST से रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, ये सभी हमारे उसमें रहेंगे प्रायोरिटी में और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के साथ और आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनको भी हम लोग अपने साथ इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो लोगों में जागरूकता लाने के उपरांत ही हम उसमें किसी प्रकार की जो कमी है उसको ला सकते हैं। सर, यहाँ थाना स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के थाना स्तर वहां निराकरण अधिकारियों के कार्यालय में काफी भीड़ होती है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे कि वही स्तर से वहां काम हो जाए उनका? देखिए, प्रयास करेंगे कि जो हमारे थाने हैं, थाना बेसिकली हमारी सबसे मेन यूनिट है पूरे पुलिस सिस्टम की और हमारा फोकस जो मैंने आपको बताया बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से यही रहेगा कि थानों में जो भी फरियादी आते हैं और जिनकी भी ऐसी शिकायतें हैं कि जो थाना स्तर पर जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा कि वो वहीं के वहीं उसका निराकरण हो जाए। यदि उसके उपरांत सारी प्रक्रिया करने के बाद यदि फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और वरिष्ठ कार्यालय आता है तो अलग बात है, बट यदि उसकी कोई कार्यवाही ऐसी थी जो अपेक्षित थी और जो थाने पर संभावित थी और यदि नहीं हुई है तो फिर उसमें प्रॉपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी कि ये इसका यहाँ पे आना किस वजह से हुआ है। मेडिकल नशा काफी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि नाबालिग भी इन्वॉल्व रहते हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, उसको कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने जो नशे के बारे में समस्या बताई है, नशा न केवल अपने आप में एक समस्या है बल्कि अन्य कई समस्याओं की भी जड़ है और बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि जो नशा करने वाले होते हैं फिर वो नशे के अपने उसके प्रबंध के लिए या उसके नशे के उसमें असर में वो कई बार कई अन्य अपराधों को भी अंजाम देते हैं।
तो बिल्कुल हमारा इसमें भी फोकस रहेगा। और इस एरिया में जैसा आप सभी से मुझे चर्चा के माध्यम से भी पता चला और यहाँ का जो हम लोगों की पुलिसिंग उसमें भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे नशे का एक डिफरेंट टाइप का नशा जो है जिसका यहाँ पे स्पेसिफिकली यूसेज होता है, तो उसका भी हम लोग अपना पता लगा कर कि वो कैसे सप्लाई होता है और उसकी जड़ में जाकर कि कहाँ से वो किस तरह से हो रहा है सप्लाई, और प्रयास करेंगे कि उसमें स्टर्न कार्रवाई करें कि जिससे कोशिश तो यही रहेगी कि वो पूरी तरह यहाँ से समाप्त हो जाए। बाकी अब हम प्रयास करके देखेंगे कि कितना हम उस पर सफल होते हैं। सर हरियाणा में 181 में ज्यादा शिकायतें होती है, उसका कैसे समाधान? देखिए, समस्याएं चाहे वो 181 में लगे, चाहे वो हमारे पास आए या वो किसी वरिष्ठ कार्यालय जाए, हम सभी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ 181 को लेंगे, सभी समस्याओं को लेंगे। और कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि वही समस्या जो है वो अलग अलग जगह हमें दिखती है। मेरे पास भी आती है एज एसपी और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाती है, वही फरियादी 181 पे भी लगाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम हर शिकायत को गंभीरता से, निश्चित रूप से 181 हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, बट ये रहेगा कि जितना जल्दी हम जिस समस्या को एड्रेस करें और कोशिश करें कि वो पहले ही स्तर पर निराकृत हो जाए, जिससे फरियादी को 181 में ना लगाना पड़े। वहीं नए डीआईजी के रूप में हेमंत चौहान ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए क्या कहा हेमंत चौहान ने, आप खुद सुनिए। 1995 बैच है और इससे पहले मैं डीआईजी एससीआरबी की प्रस्तावना थी मेरी, और मैं वहीं एआईजी था, वहीं पदोन्नत होकर डीआईजी एससीआरबी हुआ। उससे पूर्व मैं एसपी दमोह का पदभार संभाल चुका हूँ। उससे पूर्व एआईजी सिलेक्शन, एसपी नॉर्थ भोपाल, एआईजी यूडब्ल्यू, वेलफेयर, इंटेलिजेंस, स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी एवं विभिन्न अलग अलग दायित्वों में मैंने काम किया है। सर ये बताइए, यहाँ डीओ में आप आए हैं तो क्या कानून व्यवस्था क्या रहेगी, कैसे काम कर रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ करना सबसे महत्वपूर्ण एक प्राथमिकताओं में से होता है। जो भी कानून व्यवस्था है उसको और अधिक से अधिक कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा हाँ जी सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमेशा मुख्यालय की ओर भागते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने हैं वहाँ निराकरण नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करें? अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। ऐसे अब मैं बात करूँगा, समीक्षा करूँगा जो विषय आपने बताया है कि क्या ऐसा कारण है जिस कारण से अगर ऐसी स्थिति निर्मित अगर है तो उसको देखेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे। सर, ज्वाइनिंग से पहले क्या रीवा की नब्ज टटोलने की आपने पूर्व के अधिकारियों से? देखिए, थोड़ा बहुत तो मैंने चर्चा करी है। देखिए, कुछ जो चुनौतियां यहाँ की हैं, तो नशे के कारोबार का जो है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी अभियान चलाया गया था। साइबर अपराध एक चुनौती है, उसको भी जो है उसके खिलाफ भी अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो हमारा बेसिक काम है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन एवं अन्य जो भी विषय पुलिस के होते हैं, समग्र रूप से सभी पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और अधीनस्थ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे अधीनस्थ स्टाफ है, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपना दायित्व जो है ठीक से पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी सतत समीक्षा होनी चाहिए। सुपरवाइजरी जितने अधिकारी हैं वो अपना दायित्व ठीक से पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थानों को ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनको वो पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थाना प्रभारी एवं उनका अधीनस्थ स्टाफ, इस पर लगातार सुपरविजन समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का, हम लोग का, समस्त सभी लोग का होना चाहिए। रीवा डिस्ट्रिक्ट में गन साठ के मामले कुछ वर्षों में तेजी के साथ बढ़े हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र। क्या अब देखिए, इसका एक्शन प्लान बनाया जाएगा। जैसे अब मैं तो अभी ज्वाइन ही किया हूँ, अभी मैं चर्चा करूँगा, सभी एसपी से बात करूँगा, आप सभी लोगों से बात करूँगा, जनता से भी इंटरेक्शन होगा। देखिए, अगर जनता की लगातार सुनवाई होती रहती है, बहुत सारे विषय उनसे जानकारी में आते रहते हैं, आज सूचना संकलन होता रहता है और उसमें पूर्व से भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जैसे स्थिति निर्मित ना हो तो उसके विषय में लगातार समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी, फिर जो भी उसका निराकरण होना होगा वो हो। सर, पीड़ितों को जो है थाने स्तर पर न्याय नहीं मिल पाता सर, और अक्सर वो सर मुख्यालय की ओर रुख करते हैं। सर, ऐसी क्या योजना बनाई जाएगी कि उनको थाने से ही न्याय मिले? देखिए, इसके लिए सर्व प्रमुख जन सुनवाई का एक माध्यम बनाया गया है। सभी अधिकारियों को जन सुनवाई करना है। पहले मंगलवार निर्धारित, तब यहाँ क्या व्यवस्था वो मैं देखूंगा।
तो अगर यहीं पर जन सुनवाई हो जाए, जनता की जो भी शिकायतें समस्याएं हैं उनका निराकरण यहीं हो जाए, तो वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ कोई भी व्यक्ति तभी जाता है जब यहाँ सुनवाई नहीं हो पाती है। इसका अधिकार देखा गया है कि थाने फ्री हैंड नहीं है और राजनीतिक दबाव ज़्यादा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि थाना अपना काम कर सके? देखिए, मुझे अभी जानकारी अभी नहीं है, इस सब विषय में अभी देखूंगा। अभी पूरा मुझे भ्रमण करना है, दौरा करना है, देखना है, सब अधिकारियों कार्य देखना है, इसमें अभी मैं कुछ नहीं बोल पुलिस सकता अपनी जी। कोई भी छवि है जो विश्वास है आम जनता की अब हम देखा जाता है कभी टीआईजी बातचीत का होता है, जनता को ये लगता है कि पुलिस जो है अपराधियों से मिली हुई है, तस्करों से मिली हुई है, वो विश्वास पुलिस कैसे वापस कर पाएगी? देखिए, जो ऐसे अगर कोई केसेस चिन्हित होते हैं, सामने आते हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई वरिष्ठ स्तर से होनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए और एक डिटरेंट के रूप में भी बाकी लोगों के भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगी। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जो इस तरह के गलत कार्यों में कोई लिप्त अगर कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जांच होकर। सर, नशे के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर वो छूटते हैं अपराधी और फिर नशा का कारोबार करने लगते हैं, ऐसे लोगों को कैसे? अब ये देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है, इसमें तो लगातार कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर जैसा आप बता रहे हैं एक अवधि के पश्चात भी जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं या जो पकड़े जा रहे हैं वो अगर छूटते हैं तो उनकी क्या स्थिति है, तो वो क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है। उसके लिए उसका फॉलोअप भी होना चाहिए। पकड़ दकड़ करना, कार्रवाई करना एक विषय है, उसके आगे उसका फॉलोअप होता रहे वो दूसरा विषय है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौही जलप्रपात में अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौही जलप्रपात के पास आज एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पहचान कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस सक्रिय है और पहचान के प्रयास जारी हैं। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अंतर्गत बिलौही गांव है, यहाँ पर एक वाटरफॉल के नीचे एक बॉडी होने की सूचना मिली थी। तस्दीक के लिए स्टाफ रवाना किया गया था, फिर मैं भी आया। उसको रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किलों से काफ़ी गहराई में है और जंगल है, काई है, पानी है, पत्थर है, इन सब से जो है वो जूझ करके ग्रामीण लोगों की मदद से हम लोगों ने रेस्क्यू करके अभी बॉडी बाहर निकाली है और आगे उसकी पंचनामा कार्रवाई और फर्दर मर्ग की इन्वेस्टिगेशन इसमें जांच इसमें की। जी सर, जैसा देखा ये कितने दिन पुरानी बॉडी बताई जा रही? ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने दिन पुरानी बॉडी है। जी सर, थैंक यू। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि नाबालिग की सगी बुआ और उसका प्रेमी है। बीते 4 सितंबर को चुरहटा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से झुंझुनू राजस्थान से नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी सगी बुआ देवकी रघुवंशी, उसके प्रेमी दावत अली और साथी दीपक और अंशु ने अपहरण कर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। थाना चौराहा के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका की गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में विधिवत कायमी की गई एवं तत्काल एक टीम गठित की गई। थाना प्रभारी चौराहा और साइबर सेल की मदद से जानकारी निकाली गई, जिसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अपहृत बालिका है उसकी लोकेशन राजस्थान में आ रही है। इसके संबंध में तत्काल टीम रवाना की गई। टीम रवाना करने के उपरांत हमारी टीम को सफलता मिली और बालिका को दस्तयाब कर लिया गया। बालिका को दस्तयाब करने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये कि बालिका की बुआ जो है वो बालिका को अपने दोस्त के साथ ले गई थी। बालिका की बुआ जो है राजस्थान में किसी व्यक्ति से बात करती थी और वो व्यक्ति उनसे मिलने आया था अपने दोस्त के साथ यहाँ, और उसी दौरान बालिका भी अपने माता पिता को बिना बताए बुआ के पास चली गई थी और बुआ उसको राजस्थान ले गई थी। तो राजस्थान के ले जाने के बाद वहाँ जो उनके दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त ने उसके साथ गलत काम किया। इस संबंध में उसने जानकारी दी और उसके संबंध में उसमें जो है आगे की कार्रवाई की गई है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। 3 जो हैं दावत अली, दीपक कुमार
जो उसकी बुआ के दोस्त थे, अंशु कुमार, जिसने उसके साथ गलत काम किया है, और बुआ एक जो है वो गिरफ्तार हुई है। और बालिका की एक और बुआ है जो साथ में गई थी, जो बीच में कहीं उतर गई थी, वो अभी फरार है। क्या ये जो दोनों किशोरी की जो बुआ है, ये दोनों शादीशुदा हैं? जानकारी के अनुसार दोनों शादीशुदा हैं। ये मैम इनका संपर्क राजस्थान में कैसे हुआ आरोपी से? जो इनकी बुआ है जिसके साथ ये गई थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ था, और कुछ जो है पसंद करने लगी थी, और उस कारण से वो राजस्थान झुंझुनू उनसे मिलने जाना चाहती थी। वो यहाँ लेने आए हुए थे वो लड़के। अच्छा, आरोपी यहाँ आए हुए थे उनके साथ वो अपनी इस जो है भतीजी को ले गई थी। मैम इस पूरे मामले में क्या किशोरी के खरीदने बेचने के भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं? हाँ, चूंकि मामला गंभीर था और इस विषय में हमने जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में लिया गया है, और उसके दौरान जो भी अन्य साक्ष्य आएंगे उसके संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपी कहाँ वहीं राजस्थान के? हाँ, जो ये आरोपी हैं दावत अली, दीपक कुमार और अंशु, ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। मैम ये दोनों बुआ कहाँ की रहने वाली थी? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा अनावरण को लेकर आज नगर निगम अध्यक्ष ने प्रतिमा स्थल का दौरा किया। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी समारोह को लेकर कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खासा उत्साहित चल रहे थे, लेकिन इस दौरान तब राजनीतिक मोड़ आ गया जब प्रतिमा अनावरण को लेकर पुलिस विभाग ने आपत्ति दर्ज कर दी। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रतिमा निर्माण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे ने प्रतिमा स्थापना की जगह का आज दौरा भी किया। इसके अलावा इस मामले को लेकर सांसद जनार्दन मिश्र ने क्या कहा, आप सुनिए। मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति में कोई विरोध नहीं है। अभी जरूर है कि प्रशासन और जो मूर्ति लगाने वाली जो संस्था है वो लोग मिल करके कोई जगह तय कर लें। उसको अनावश्यक तूल देने की जरूरत नहीं है और न ही उसको विवादित करने की जरूरत है। और इससे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम हो रहा है। नहीं तो मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगनी चाहिए। स्थल का चयन प्रशासन को करने दें, और जहां प्रशासन स्थल निर्धारित करे वहां मूर्ति लगा दें। उसमें मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति न करें। कांग्रेस से कहना कि ऐसा चौराहे में लगनी चाहिए मूर्ति, और वेंकटेश पांडे जी ने कहा कि पीटीएस चौराहे में हमारे वहाँ पे है जगह। कल हमारी वेंकटेश पांडे जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम तो हमने निर्धारित किया है कि पीटीएस चौराहे में लगा दें, और पुलिस विभाग अपनी जमीन नहीं दे रहा है तो जहाँ नगर निगम दे रहा है वहां लगा दें। उसमें दिक्कत क्या है? उसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक पाखंड है और कुछ नहीं है। मूर्ति के लिए जगह है, अलॉटेड है, मूर्ति के लिए जगह उपलब्ध करा रहा है नगर निगम, लेकिन वो जबरदस्ती है कि नहीं हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे, तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी ठुकवाएगा। दादा हुआ लोग कहते हैं, कांग्रेस को कहना है कि ऐसा लोग कहते हैं दादा। वो ठीक है, वो उनका ये लोग कांग्रेस के लोग ये नारा लगाते थे और दादा प्रसन्न होते थे इस नारे को सुन करके। अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो प्रसन्नता की बात है जो लगा रहे हैं। तो ये नारा लगना है सुन करके दादा जहाँ कहीं भी होंगे उनको प्रसन्नता ही होती होगी। सिमरिया पुलिस ने सजायाफ्ता मुजरिम को पिस्तौल व ऑनरेक्स कप सिरप के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। सिमरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि 302 के आरोप में सजायाफ्ता मुजरिम शैलेंद्र उर्फ कल्लू उर्फ विनय को पिस्तौल व 2 राउंड जिंदा कारतूस सहित 55 शीशी नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी हाल ही में जेल से छुट्टी में बाहर आया था और मौका पाते ही उसने फिर से कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। सूचना मिली थी कि थाना सिमरिया क्षेत्र के ग्राम कोड़ियाई के विवेक उर्फ शैलेंद्र उर्फ कल्लू नाम का जो व्यक्ति है वो अपने कब्जे में ऑनरेक्स कप सिरप पिस्टल हथियार लेकर जा रहा है। हम लोगों ने पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उसको रंगे हाथ पकड़ा, जिसके पास से एक बैग मिला, जिसकी तलाशी करने पर हमने उसमें से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 राउंड और कुछ नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की बरामद की है। और चेकिंग करने पर उसके पास से 55 शीशी ऑनरेक्स कप सिरप की पाई गई है। सर उसका पुराना रिकॉर्ड, चूँकि ये व्यक्ति
302 के आरोप में पहले सजा आता है, जिससे कम से कम आजीवन कारावास की सजा हुई है। 8 वर्ष की सजा ये भुगत चुका है, वर्तमान में जमानत पर था। इसी दौरान इसने अपराध किया है। हम लोगों ने इस पर NDPS की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रकरण निपटाए गए। प्रत्येक तीसरे माह को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति कर व जल कर मामले आज निपटाए गए। अधिकारियों की माने तो 25 से 100% तक अधिभार में छूट दी जा रही थी। वहीं 6 से 700 प्रकरण खबर लिखे जाने तक निपटाए जा चुके थे। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को संपत्ति कर के लिए नोटिस दिया। वहीं जल कर के लिए 3,000 लोगों को नोटिस पहुंचा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जनता जनार्दन सहयोग करेगी और समय पर अपना टैक्स जमा कर असुविधाओं से छुटकारा पाएगी। है इसमें संपत्ति कर के अधिभार पे और जल कर के अधिभार पे छूट दी जा रही है। मुख्य कार्यालय नगर निगम में भी यहाँ छूट दी जा रही है और हमारे जो 3 जोन कार्यालय हैं वहाँ भी छूट दी जा रही है और न्यायालय, माननीय न्यायालय में भी हमारा जल कर का कैंप लगा हुआ है। और इसमें संपत्ति कर का और जल कर का इसमें 100% तक जो अधिभार है उसको छूट दी जा रही है, 25 से लेकर 100% तक। और हम नगर निगम द्वारा करीब 10,000 नोटिस संपत्ति कर के लिए दी गई थी और करीब 3,000 नोटिस जल कर के लिए दी गई थी। और हमारे रीवा शहर के ये नागरिकगण, भवन स्वामी काफ़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं और हमें उम्मीद है जो आयुक्त महोदय द्वारा हम लोग को लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करने में सफल होंगे। इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब प्रकाश द्विवेदी जी, ACF साहब राम नरेश जी और हमारी भलावी मैडम जलकर की वो हैं, हमारे दोनों RO, IRI सभी लगे हुए हैं और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। और आपके द्वारा जो ये पैसा जमा किया जा रहा है ये नगर के विकास में ही खर्च होता है। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर। टारगेट कितना है? आइए बैठे। ये हम लोगों ने अभी ये टारगेट किया है कि प्रारंभिक तौर पे जो भी अधिभार की राशि है उसमें पूरी तरह से छूट दी जाएगी। लगभग 10 करोड़ का हमने टारगेट लेके रखा है और समय समय पे सब प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से किए। आज जन सुनवाई चल रही है, किस तरह के प्रकरण आ रहे हैं? ये नेशनल लोक अदालत है जो तिमाही होती है हर तीसरे माह। तो इसमें जो फील्ड में अनियमितताएं पाई जाती हैं, हमारे अधिकारी जो जांच करते हैं वो प्रकरण में वसूली वो होती है, राशि बनती है, उसी को जमा करने के प्रकरण है, उन्हीं को जमा करना है। ये शिकायतें पूरी तरह से झूठ है कहें या निराधार है, क्योंकि ऐसे कोई भी फर्जी प्रकरण नहीं बनाए जाते हैं। जब किसी प्रतिष्ठान में अनियमितता पाई जाती है तभी वो प्रकरण बनाए जाते हैं और वसूली निकाली जाती है। लगभग कितना टारगेट होगा इसमें? लगभग 500 लोग। अभी जो हम लोगों ने इस 1 माह पूर्व ही तैयारी शुरू कर दी थी। सभी नोटिसेस, सभी जो प्रकरण थे उनकी बांटी गई हैं। तो लगभग 600-700 प्रकरण निराकृत होने चाहिए, ऐसी आशा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। सेमरिया के सकरवट गांव में 108 अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरवट में पहली बार एक भव्य धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किया जा रहा है। ग्राम निवासी पवन पाठक द्वारा नवनिर्मित कुलदेवी मंदिर में 108 अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर बन जाएगा। इस शुभ आयोजन की शुरुआत 5 जून से की गई थी, जिसकी जानकारी वृंदावन से पधारे सीताराम दास त्यागी महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि ये आयोजन पूर्णतः जन सहयोग से संचालित हो रहा है, जिसमें संगीतमय मानस पाठ की विशेष व्यवस्था की गई है। 108 अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ है और 22 सितंबर को कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। स्थान जो ऐसा सुंदर पवित्र पावन भूमि में, ये हम यहाँ आने के बाद हम राजस्थान से आए चलते चलते, तो यहाँ स्नान ध्यान हुआ और मंदिर देखा। यहाँ बैठे कुछ लोग भक्त जो हमारे यहाँ नगर से क्षेत्रीय जो यहाँ बैठते हैं, उनके पास बैठने से विचार विमर्श हुआ कि यहाँ माता काली जी का भव्य, इनका बड़ा शक्ति देखा गया है कि यहाँ पूर्व यहाँ जो खदान चलती थी उसमें JCB भी बंद हो जाती थी माँ शक्ति के आगे। इनका इतना बड़ा शक्ति प्रभावित था लोगों की, जो काम नहीं होने दिया जाता था, ऐसा शक्ति का प्रभाव था। तो यहाँ जो मंदिर का निर्माण, ये सार्वजनिक मंदिर का निर्माण किया गया, इसमें 5 जून से ऐसा विचार बनाया गया, लोगों से विचार विमर्श किया गया कि यहाँ अगर माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इससे पूर्व कुछ ऐसा किया जाए जो रामचरितमानस के 108 पाठ का संकल्प लेकर के। यहाँ हमारे साथ में और भी साधु संत महात्मा और माननीय नागरिक सभी सम्मानित सभी बैठते उठते, इनके द्वारा सभी के सामने लिया गया जो संकल्प 4 महीना से चल रहा है अनवरत, और आज करीब 100 के लगभग पहुँचने वाले हैं रामायण पाठ में, और 108 तक करना है इसका लक्ष्य है। और इसमें सचंडी पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन भी रखा गया है, जिससे 22 तारीख से आगामी नवरात्रि में यहाँ सचंडी महायज्ञ चालू हो जाएगा। और उसी यज्ञ के उसमें माता जी की मूर्ति आएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार विधि विधान से हमारे उज्जैन से पंडित विद्वान आचार्य के द्वारा यहाँ सुंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्रतिष्ठा करके माता जी की नगर फेरी एक विशाल यात्रा का रूप बनाया जाएगा, जो 22 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके पूर्व फिर लास्ट में भी शोभा यात्रा नगर फेरी में माता जी को साथ में लेकर के ऐसा भव्य
हमारे सभी नगरवासी भक्तगण साथ दें और इसमें जुड़े कि हमारे सनातन धर्म कभी झुकने न पाए, क्योंकि अगर हमारे सनातन धर्म का अगर गिर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सभी इसमें जुड़े और इस भव्यता को हम आगे ले जा करके और दशमी को, विजयदशमी को 2 अक्टूबर को एक विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है, जिसमें आयोजन तो रखा गया है लेकिन अभी तक यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है नगरवासियों से कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने कमाए हुए धन से थोड़ा अर्थव्यवस्था इस यज्ञ में योगदान दिया जाए, जो इस यज्ञ को पूर्णतः इसको माता जी की स्थापना किया जाए और भंडारा हो। और ये हमारी सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों से अनुरोध है। महाराज जी, देखा जाए इतनी बड़ी भागवत 1008 पाठ बहुत बड़ी बात है और रीवा जिले में खासतौर पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है जो 108 अखंड रामचरितमानस पाठ चल रहा है और वो भी संगीत से चलता है। इसमें अभी 4 बजे शाम से और 12 बजे रात्रि तक यहाँ संगीतमय पाठ चलता है, जो हमारे 40 गांव से अच्छे अच्छे कलाकारों की आगमन होता है, जो रोज नई नई पार्टियां आती हैं और सभी के द्वारा कला संगीत से रामायण चलती है। ये बहुत बड़ा एक गर्व की बात है जो रीवा क्षेत्र में ये पहली बार 108 रामायण का यहाँ रखा गया है, प्रारंभ है। और यहाँ के क्षेत्रवासियों और आमजनों से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के सभी जन, जो भी क्षेत्रवासी भक्तगणों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस यज्ञ में आप सबका तन मन धन से सहयोग करें। और सब धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में 2 ही नाम, दमोदर और दाम। दमोदर यानी भगवान और दाम करे सब काम। इसलिए जब तक व्यवस्था धन की नहीं होगी तब तक हमारे ऐसे धर्म कार्य रुकते रहेंगे। लेकिन हमारी आशा भी है कि आपके बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है ये, हमारी जो सिमरिया विधानसभा और रीवा जिला का जो भक्तगण बहुत धार्मिक हैं और आस्थाएं हैं लोगों में, जो ऐसे धर्म कार्य यहाँ होते रहते हैं। तो हमारी भी आशा है कि हमारे इसमें सभी सहयोग दें और इस कार्य को बड़ा सुंदर, यहाँ देवी भागवत भी होगी, जो उनका समय 3 बजे से 6 बजे तक देवी भागवत, और यहाँ वेद पाठ 6 बजे सुबह से 9 बजे तक वेद पाठ चला करेंगे। मानस पाठ का समापन कब है और फिर उसके बाद भंडारे वगैरह आगे क्या कार्यक्रम? इसमें 22 तारीख को से यज्ञ प्रारंभ है और 1 तारीख को पूर्ण होती, यज्ञ की पूर्ण होती है, जिसमें माता जी की स्थापना होगी। और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को भंडारा प्रसाद है। और इसमें और आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।